वेलकम बैक नाजरीन। आतिफ जैदी साहब से हम बात कर रहे थे। उन्होंने तहरीके इंसाफ को तहरीके इल्जाम कह दिया है। इसकी वजह भी पूछते हैं और सवाल का जवाब भी लेते हैं। जी जनाब। जी जरूर। और उसके बाद ये फाइबर ऑप्टिक, इंटरनेट और इसके अलावा मोबाइल इंडस्ट्री, ये सारा कुछ शायद खुद ब खुद लगता चला गया किसी सियासतदान का, इसमें कोई नहीं। ये मेरे भाई मुझे अभी बाहर बता रहे थे कि ये इकोनॉमिस्ट भी हैं, शायद इन्होंने अगर इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान पढ़ी है तो इन्हें पता होगा कि जिस वक्त पाकिस्तान और इंडिया की तकसीम हुई, सिर्फ हमारे पास 5 करोड़ रुपए के इक्विवेलेंट वादा किया गया, जिसमें से बहुत कम दिया गया रुपए में से। जो हमारे पास रनिंग कंडीशन में इंडस्ट्री थी वो शायद 128 के करीब थी। पाकिस्तान के पास अपने एम्प्लॉइज को ममलकत चलाने के लिए जो इदारे बने और उनके जो एम्प्लॉइज थे उनको तनख्वाहें देने के लिए पैसे भी नहीं थे। वो भी एक पॉलिटिशियन ही था जिसने अरेंजमेंट किया था। और आज तक जो कुछ हुआ, और ये अगर आप 500 साल, 1000 साल, 2000 साल की ये पॉलिसी देखें तो मैं वैसे इनके मौकफ से, मौलाना फजलुर रहमान साहब के मौकफ से का कायल नहीं हूं कि ये यहूदीज़म वगैरह वगैरह वगैरह। अभी हम इस पर गौर कर रहे हैं और करेंगे और उसके बाद अपनी राय देंगे। लेकिन अगर आप देखें तो पिछले 2000 साल में जो इमरान खान साहब का तरीका वारदात रहा है सियासत में आने के बाद, अब स्पेशली वो ये है कि मायूसी इतनी फैलाओ कि लोग परेशान हो जाए, परेशान कौम को मजीद परेशान किया जाए। ये यहूदियों का तरीकाकार है। उसके बाद एक मसीहा वो लॉन्च करते हैं। अच्छा, अपना एक चीज यहाँ पे कि मायूसी तो ये तो फैली हुई मायूसी को बिल्कुल जो है ये एक्सपोज करते हैं, ये बेनकाब करते हैं। नहीं अब देखिए, आप जैदी साहब समझते नहीं है कि इस वक्त कौम मायूस है, कौम जो है परेशान है, कौम बेरोजगार है, कौम लोड शेडिंग की सताई हुई है और कौम जो है वो दहशतगर्दी की मारी हुई कौम है। बिल्कुल ठीक है। ये आप इसको नहीं समझते कि ये इससे कोई भी हो, ताकतवर से ताकतवर जो कौम है वो भी मायूसियों की तरफ चली जाती है। बिल्कुल तो मैं समझता हूं इस कौम के साथ कोई मुआवजा है, कोई ताकत है। ये जो अभी मौलाना साहब ने फरमाया है कि ये पाकिस्तान बना ही इस्लाम के नाम पे है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जो नजरिया पाकिस्तान के हवाले से हो इस्लाम, तो उस कौम के जो है तवाना होने में कोई शक नहीं है। वो अपनी एनर्जीज जो है, हम जब नमाज पढ़ने जाते हैं मायूसी होती है लेकिन नमाज पढ़ के नई एनर्जी मिलती है। बिल्कुल ठीक। तो ये जो इन्होंने जो आपकी पॉलिसीज हैं या जरदारी साहब की पॉलिसीज हैं, क्या कौम को आप समझते हैं कि खुशहाल है? समझते हैं मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, आपने ये सवाल किया मुझसे। बात सिर्फ ये है कि मायूसी के बाद 2 हल होते हैं। जो कुफर दिल में रखते हैं वो खुदकुशी, सुसाइड और इस तरह दहशतगर्दी इन मामलात में चले जाते हैं, और जो ईमान वाले होते हैं वो उसका हल ढूंढते हैं, अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। अब काइंडली रुजू तो किए हुए कौन? जी बिल्कुल बिल्कुल। अब ये है वो मसीहा कौन होगा? मैं आपको बताता हूँ। 4 साल हो गए हैं इन असेंबलियों को आए हुए। वर्कआउट मियां शहबाज शरीफ ने जो किया कौम के सामने है और हम बड़े मुतमईन भी हैं। लेकिन असल बात ये है, अगर गौर करें 4 साल में कभी मौलाना फजलुर रहमान के बारे में 2 साल 4 माह तक इमरान खान ने कोई बयान नहीं दिया। जैसे ही मौलाना ने हुकूमत छोड़ी और हुकूमत के एंटी आए, हमें तो ये लगता है अब तो लोग कहने लग गए हैं, ये आप सब्जी वाले ठेले वालों के पास जाएं, वो तो ये कहने लग गए हैं, लगता है कि इमरान खान जो है वो आसिफ जरदारी का एजेंट है। क्योंकि मौलाना पे उस वक्त तनकीद शुरू की जब वो आसिफ जरदारी के खिलाफ हुए, मियां नवाज शरीफ पे उस वक्त तनकीद शुरू की जब वो आसिफ जरदारी के खिलाफ मियां शहबाज साहब बोलने शुरू हो गए। उससे पहले तो ये हुआ है, ये कहते हैं कि नवाज शरीफ ने इमरान खान साहब के साथ धोखा किया। ये सारी कौम को जानना बड़ा जरूरी है कि मियां नवाज शरीफ से 2008 के इलेक्शन के बाद भी 3 दफा इमरान खान साहब मिले हैं, 3 दफा। आपको मैं याद करवा दूं, आपको भी याद होगा। वो तो जी, एक दफा तो उनके घर जाके मिले और रिक्वेस्ट की। उस वक्त क्यों नहीं कहा? इकट्ठे मिले थे। जी बिल्कुल मिले। उस वक्त क्यों नहीं कहा कि मियां साहब आपने मुझे धोखा दिया, मुझे आप पे एतबार नहीं, मैं आपके घर नहीं आना चाहता था, या मैं आपसे क्यों रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूं कि आप लॉन्ग मार्च में चलें? ठीक है। बात यह है कि इमरान खान इस दौर का सबसे बड़ा फ्रॉड है, सियासी फ्रॉड है। और क्रेडिबिलिटी की जहां तक बात है, 1987 में भी इमरान खान ने कहा कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, पाकिस्तान में हुआ था, इमरान खान वो वर्ल्ड कप हारे। अगर कॉल ऑफ फेल में तजाद है तो फिर ये भी तजाद है। मैं नहीं कहता इसको, लेकिन उन्होंने कहा उन्होंने वर्ल्ड कप जीतने का वादा किया, जीत के लिए आए। अगर एक वादा पूरा किया तो दूसरा क्यों नहीं पूरा किया? और तीसरी बात यह है कि इमरान खान पाकिस्तान की वनडे क्रिकेट टीम के फ्लॉप तरीन कप्तान भी रहे हैं, आप रिकॉर्ड उठा के देख लें। उसके अलावा 5 वर्ल्ड कप खेले, दुनिया के पहले प्लेयर थे जो 5 वर्ल्ड कप खेले। 1983 में एक मैन ऑफ द मैच,
1987 में एक मैन ऑफ द मैच। अगर आप क्रिकेट हिस्ट्री उनकी देखें तो वनडे में जिंदगी में उन्होंने कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया। मेरा ख्याल है उनकी वजह शोहरत, उनकी खूबसूरती और प्ले बॉय होना था। उनकी वजह शोहरत ये नहीं था कि कोई नेक और ईमानदार आदमी थे, उनकी वजह शोहरत प्ले बॉय होना था, खूबसूरत होना था, अच्छी गुफ्तगू करना था। वो एक खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं, पुरकशिश शख्सियत के मालिक हैं, लेकिन वो सियासी शख्सियत उनमें ज़ाहिरी के साथ बलूगत उसमें कब आएगी? खूबसूरती बहुत जरूरी है। शमसी साहब देखिए, जितने इल्जामात खान साहब पे या पार्टी पे आपने लगाए, सच है। ये खान साहब खुद जैसे कहते हैं कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में इसका जवाब खुद अवाम इनको दे देंगे। जो सुनामी की बात करते हैं, कहते हैं कि उसका सिर्फ 30% अभी इन लोगों को नजर आया है और उसका 70% अभी आने वाला है। शमसी साहब से पहले कीचड़ को कहते हैं, मड को नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब को खुदारा इस कौम के लिए मज़ीद तबाही ना मांगे। ये मैसेज दे दिया है कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, अब आप आने वाले नहीं, उससे अगले आने वाले इलेक्शन की तैयारी कीजिए, क्योंकि आने वाले इलेक्शन में अवाम ये अब अपना फैसला कर चुके हैं कि आने वाले इलेक्शन में हमने चांस जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कप्तान माजरत के साथ कहता हूं, ये भूल रहे हैं ये जो बात है। एक और शख्स ने भी कहे थे। फिर ये सियासत की बात करते हैं कि सियासतदानों को मौका नहीं मिला। 2008 के इलेक्शन के बाद से लेके अब तक कौन सा सियासतदान है दिल पे हाथ रख के ये कह सकता है कि मुझे वादा नहीं? जरूर तमाम के तमाम सियासतदान इस वक्त हुकूमत में है, तमाम के तमाम सियासतदान आपस में मिले हुए हैं, ना कोई फ्रेंडली ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन की तरफ से कोई मुखालफत नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई इंटरवेंशन नहीं है। अवाम ने उनको पूरा मौका दिया हुआ है कि आए, आप डिलीवर करें, आप हमारे मसाइल हल करें। मुल्क को, ये मुल्क की सियासत की मईशत की बात करते हैं कि मईशत में हमने मोटरवे बनाई, हमने 4 ब्लैकबेरी ला के रख दिए। पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पे बना, दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी मुमलिकत थी, पाकिस्तान का जो पोटेंशियल, वाहिद मुल्क इस खित्ते पे बना है जो इस्लाम के नाम पे दुनिया पे ये वाहिद मुल्क है और सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क के नाम पे। हमारी जो मुआशी पोटेंशियल था वो बांग्लादेश या सूडान या भूटान की तरह नहीं था। हमारा मुआशी पोटेंशियल एक सुपर पावर का पोटेंशियल था। उस सुपर पावर के पोटेंशियल को इन एस्टेब्लिशमेंट ने और इन सियासतदानों ने, और खासतौर पर सियासतदानों ने, क्या उस पोटेंशियल को यूटिलाइज किया है? ये सियासत, ये मईशत की बात करते हैं। पाकिस्तान इस वक्त एशिया में जो इन्फ्लेशन की रेट है वो सबसे ज्यादा है। अभी स्टेट बैंक की रिपोर्ट आई है जिसके अंदर पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी के बारे में अलार्मिंग फिगर्स दी गई हैं। बिल्कुल, आबादी कंट्रोल करने के लिए कहा गया है। बिल्कुल, ये चंद जो मोटरवेज बना के एक अपने फोटो आप बनाने के लिए जो ये प्रोग्राम्स करते हैं, इससे कितने अवाम को फायदा पहुंचता है? आप जाइए, पाकिस्तान की में गुर्बत का बढ़ रहा है, लोगों बच्चों में भूख बढ़ रही है। ये पाकिस्तान की मईशत इनके सामने लाए, एक ऐसा मुल्क जिसको 100 में से 100 मईशत में नंबर लेने चाहिए थे, ये 33 नंबर भी नहीं दिलवा सके, 10 नंबर पे आके कहते हैं वो कामयाब हो गया। क्यों जी? शमसी साहब, मैं बड़ा जरूरी समझता हूं, बात उनकी बड़ी लॉजिकल है। बिल्कुल कि जी, जिस मुल्क को सुपर पावर होना चाहिए था, जिस मुल्क को 100 में से 100 नंबर लेने चाहिए थे, आप 33 भी नहीं दिलवा सके। जी बिल्कुल ठीक है। शमसी साहब, 1 बाय 1 करके 3 बातें करूंगा। पहली बात यह कि इनके अपने कोलो फेल में तजाद है। पहले इन्होंने कहा कि सियासतदान कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है ना, उन्होंने मुल्क खराब कर दिया। अभी आप रिकॉर्डिंग निकलवा के देख लीजिएगा, इन्होंने अब ये कहा कि एस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों ने मुल्क का बेड़ागर कर दिया। अपनी इस तकरीर में इन्होंने ये कहा है। इनके भी कोलो फेल में तजाद है, इनके सिर्फ लीडर के कोलो फेल में तजाद नहीं। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि मोटरवे को इन्होंने बुरा कहा। अभी पिछले दिनों एक बरतानिया के सेनेटर ने बयान दिया है कि पाकिस्तान की सर्वाइवल का रास्ता अब M2 है, मोटरवे, जिसको मोटरवे कहते हैं, जो कि रशिया तक जाए, जो कि चाइना तक जाए, जो कि तुर्की तक जाए, और ये एक ऐसा तजारती जोन बन जाएगा जिसमें सिर्फ पाकिस्तान के 4 करोड़ लोगों को उस मोटरवे से रोजगार मिलेगा। आपको 4 करोड़ लोगों को सिर्फ इस मोटरवे पे रोजगार मिलेगा। अब मेरे भाई को इकोनॉमी जरूर है, लेकिन इकोनॉमी का पता कुछ नहीं। मोटरवे का ये मतलब होता है उतनी वर्कशॉप्स भी रिक्वायर्ड होंगी, उतने लोग भी उस पर जॉब्स करेंगे, उतने मोटेल्स भी चाहिए होंगे, उतने विजिटर्स भी आएंगे, और ये गुजरगाह बनेगी, करोड़ों अरब रुपए का बिजनेस होगा। 1 मिनट, पूरी बात सुन ले, पूरी बात सुन ले भाई मेरे, थोड़ा सा वो रोटियां पका के हमारी कौम को शमसी साहब, इस कौम को एक जमादार से लेके इस कौम को ये मोटरवे पे ड्राइवर पैदा करने के लिए कौम नहीं बनी। इस कौम को जर्मनी की तरह
इंडस्ट्री लगानी थी, मोटर इंडस्ट्री लगानी थी, हमने अब खुद गाड़ी अपनी पैदा करनी थी, हमने खुद अपने जो है ट्रैक्टर पैदा करनी थी, बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, खुद हमें ट्रक अच्छा जी। अब बात ये है, ऐसा काम हुआ चल मोटरवे बना के, अब बात ये है 200 किलोमीटर से ज्यादा नहीं बन सकी, बिल्कुल ठीक। कौम में शमसी साहब इसका जवाब जरूर लेना है मुझसे, 100 नंबर आपने, बात ये है जी जी मुझसे जवाब जरूर लेना है। अब इन्होंने इंजीनियरिंग की बात की, इंडस्ट्री की बात की, इनके लीडर के पुराने आका व मुरब्बी जो मुशर्रफ साहब थे वो सबसे बड़े टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कातिल थे। इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री से 2 करोड़ लोगों का रोजगार खत्म हुआ है, आप वेरीफाई कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके बॉस के, बल्कि सॉरी बॉस कह गया, इनके लीडर के आका व मुरब्बी, इनके लीडर के लीडर जिन्होंने इनको NA-71 में सीट, उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बेड़ागर कर दिया। 2 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। आज ये बात करते हैं, जब वो MNA थे तब इन्होंने क्यों नहीं ये इंडस्ट्री की बात उठाई, ठीक है ना। आज बिजली का जो बेड़ा गर्क हुआ है वो इनके लीडर के एक्स बॉस परवेज मुशर्रफ की जिम्मेदारी है, और उसके बाद आज आसिफ जरदारी साहब की जिम्मेदारी है। बात यह है कि कौम कब तक तजर्बे करेगी। एक नौजवान जो 21 साल जिसकी उम्र थी 1999 में, और उसका वोट बना, और उसने पहला वोट कास्ट किया सन 2002 में, 8 साल उसकी जिंदगी के गुजर गए परवेज मुशर्रफ के तजर्बों में। 23 साल 24 साल की उम्र में प्रैक्टिकल लाइफ में आया। उसके बाद उसने एक बेवकूफ़ी की, हमदर्दी का वोट दे दिया। बेनज़ीर मरहुमा, अल्लाह उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, तो उन शहीद के नाम पे, उन शहीद के लहू पे वोट दे दिया आसिफ जरदारी को, और उस आसिफ जरदारी का तजर्बा भी फ्लॉप हुआ। अब एक इमरान खान का तजर्बा मजीद 4 साल, ये कौम बर्बादी इमरान खान की सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मौलाना साहब से भी पूछूंगा जी जी प्लीज, कि आपने बार बार कहा एक्स बॉस इनके जो, जी जी बिल्कुल ठीक है, इन्होंने हमायत की, उस वक्त रेफरेंडम लड़ा, रेफरेंडम लड़ा। आज भी ये मेरी प्रिडिक्शन है, वैसे तो शेख रशीद साहब का डिपार्टमेंट है, ये मेरी प्रिडिक्शन है कि आज के इनके बॉस जो हैं वो आसिफ जरदारी साहब है, क्योंकि जो जाता है ऑपोजिशन में वो उन पे तनकीद शुरू कर देते हैं। बात इसमें बड़ी अहम है, वो बड़ी जरूरी है कि जी ये इल्जाम तो नवाज शरीफ साहब पे से नहीं धुल सकता कि मुशर्रफ को लाने वाले तो मियां साहब ही थे, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसका जवाब आप मेरिट पे अगर अपना फैसला करते जो हकदार जनरल अली कुली खान उसको लेके आते तो शायद ये हमें दिन देखने ना पड़ते। बिल्कुल जी मौलाना साहब जी, इसका जवाब में मोहतरम सरदारी साहब ने जो बात की है, बात यह है कि आज से काफी पहले भी एक शख्स तारुल कादरी साहब के नाम से आए थे, मैंने उनकी पहली तकरीर सुनी थी मुझे दरवाजा में। उनका अंदाज ये था कि बस मैं बाहर निकलूंगा तो कौम वज़ारत उज़्मा का ताज लिए मेरे लिए खड़ी होगी। उन दिनों में दो ही लोग थे, एक खान साहब थे और एक तारुल कादरी साहब थे। और तारुल कादरी साहब का जो हाल हुआ कि उनको मुल्क छोड़ के आज बाहर फिरना पड़ रहा है, सियासत से तायब हुआ है। तो खान साहब रह गए नंबर 2 जो उनके साथ थे उस वक्त में, रेफरेंडम के मसले में भी और दीगर में भी। तो अगर ये इसी तरह से जैसे आप देख रहे हैं सबके सामने है कि इन्होंने कहा कि हम करप्शन से पाक लोग लेके आएंगे और करप्शन ख़त्म कर देंगे, अच्छे नीट एंड क्लीन लोगों को सामने लाएंगे, और फिर ये हुआ कि हर जमात के पास फिरे कि यार आप मेरे पास आ जाओ। मेंबर असम्बली चाहे सूबाई थे या कौमी, उनको टारगेट बनाया कि यार आप मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, कतई नजर इससे कि उनका कैरेक्टर क्या था। लेकिन एक चीज यहाँ पे आप मुझे बताएं कि खान साहब के पास ऐसी क्या अट्रैक्शन थी, क्या उनके पास हुकूमत थी, क्या उनके पास कोई ताकत थी, देखिए वो क्या उनके पास कोई ऐसा कोई अपना ग्रीन सिग्नल था कि वो गवर्नमेंट में आने वाले हैं? सिवाय एक दो लोगों क्यों अट्रैक्ट किए, लोग क्यों उधर गए? सिवाय 1-2 लोगों के बाकी सब उनकी तरफ जाने वाले वो हैं जिन्हें पता है कि उनकी अपनी पार्टी उन्हें आइंदा टिकट नहीं देगी। इसके अलावा एक और बात भी है, ये आपकी तरह ही एक क्रेडिबल सहाफी हैं हामिद मीर साहब, उन्होंने कॉलम लिखा, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे एक पार्टी के सेनेटर और कुछ MNA मिले, उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट हम पे दबाव डाल रही है कि हम तहरीके इंसाफ में शामिल हो जाएं। तो ये एक फैक्टर भी था। अब जो आप जरा काइंडली उन पे चले जाएं, मुझसे वो सवाल टाइम देते हैं तो मैं मजीद नहीं, बहरहाल उस पे उन्होंने बात तो की, ये मुझे भी पता है कि जी कुछ लोग उनके पास आए, उन्होंने कुछ लोगों के कहा जी मुझसे नाम ना ही पूछें तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन ये बात प्रेस में आ गई। जी, इसके अलावा सलीम साफी साहब भी ये बात कह चुके हैं। सलीम साफी साहब ने जो लास्ट कॉलम लिखा है उस कॉलम में ये मेंशन किया है कि मैं ज़ाती तौर पे मेरे इल्म में है कि आसिफ जरदारी साहब ने लाहौर के जलसे के सिलसिले में इमरान खान की
मदद, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मदद वो तो बात आई भी। लेकिन एक चीज यहाँ आपसे मैं चाहूंगा सरदार साहब जवाब लेना कि ये सारे ताने बाने, जैसे आप स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ अगेंस्ट बात करते हैं, आप अपने आप को शो करते हैं कि जी हम एंटी स्टैब्लिशमेंट हैं, ठीक है, ये जो ताने बाने हैं ये सारे उस तरफ जाते हैं जैसे आप एक स्टैब्लिशमेंट की पार्टी बन के उभर रहे हैं। क्या ये देखें जो 2-3 सवाल उन्होंने उठाए हैं, ये प्रेस में तो बात कोट हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं है, तो क्या समझते हैं कि जी इसमें किस हद तक ये दुरुस्त बातें ये जो कर रहे हैं? इसमें जवाद शफी साहब कतअन कोई सच्चाई नहीं है। हम एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट पार्टी नहीं है, हम प्रो पीपल पार्टी, अवाम के लिए हमने ये जमात बनाई है, अवाम की फलाह के लिए जमात बनाई है। इसीलिए जैसे खान साहब कहते हैं अगर आप 30 अक्टूबर के जलसे पे ये इल्जाम हम पे लगा भी देते तो उसके बाद भी जलसे हुए, इंशाल्लाह कल एक जलसा कोयटा में होने जा रहे हैं। कोयटा में मैं एक छोटा सा ब्रेक है, यहीं से आते हैं वापस। जी नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक है, अभी वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।